नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा पाषाण काल। और टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपके सामने है HR पासे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम भी जल्दी से जल्दी आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे। और दूसरा, वीडियो के ऊपर कृपया करके कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि हमें अपनी अच्छाइयों का, कमियों का, इन सब का पता चलता रहे। तो शुरू करते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल मीन्स स्टोन एज। तो यहाँ दिमाग में पहला क्वेश्चन ये जाता है कि पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहा गया। देखिए, जो अर्ली मैन था, प्रारंभिक मनुष्य है, उसने अपने अधिकतर जो कार्य है ना, वो पत्थर की सहायता से पूर्ण किए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य की उस युग में पत्थर ने अत्यधिक सहायता की है हर कार्य में। तो इसलिए उसको क्या बोला गया? पाषाण काल बोला गया। अगर हम एक उदाहरण के तौर पर देखें तो मनुष्य की जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या होती हैं? मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? एक अच्छी फिल्म भी बनी थी इसके ऊपर, रोटी, कपड़ा और मकान। आप लोगों ने देखी भी होगी शायद। रोटी, कपड़ा व मकान। मनुष्य चाहे कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, लेकिन उसको इन तीन चीजों की आवश्यकता अवश्य ही पड़ती है। तो अगर उस काल की हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं रोटी। तो जो प्रारंभिक मानव था वो भोजन किस प्रकार से करता था? प्रारंभिक मनुष्य जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाता था और इस प्रकार से अपना पेट भरता था। और वो जो शिकार करता था वो शिकार वह पत्थर की सहायता से किया करता था। किसकी सहायता से शिकार करता था? पत्थर की सहायता से करता था। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक मनुष्य है उसको रोटी किसने प्रदान की? पत्थर ने प्रदान की। तो रोटी। दूसरे नंबर पे क्या जाता है? कपड़ा। जो प्रारंभिक मनुष्य है वो अपना तन किस प्रकार से ढकता था? वह जानवरों की खाल या फिर वृक्षों की छाल के द्वारा अपना तन ढकता था। और वो खाल अथवा वृक्षों की छाल किसकी सहायता से उतारता था? पत्थर की सहायता से उतारता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य को कपड़ा भी किसने प्रदान किया है? पत्थर ने प्रदान किया है। ठीक है। तो तीसरे नंबर पे मकान, यानी कि आवास। मनुष्य रहता कहाँ था? जो अर्ली मैन था, प्रारंभिक मनुष्य है, वो गुफाओं या फिर कंदराओं में रहा करता था। और गुफाएं और कंदराएं किस चीज से बनी होती थी? पत्थर से बनी होती थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य को किसने प्रदान किया है? पत्थर ने प्रदान किया है। इसीलिए इस काल को किस नाम से जाना गया? पाषाण काल के नाम से जाना गया। जो पाषाण काल है इसकी टाइमिंग रहती है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और 4000 ईसा पूर्व तक। अगर आपने ईसा पूर्व और ईसवी इसमें अंतर करना नहीं आता है या फिर इसके बारे में आप कम जानते हैं तो अपने चैनल HR पासे के ऊपर एक वीडियो AD और BC करके आपको मिलेगी, उसको देख लीजिएगा। उससे आपकी सारी समस्याएं, दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो पाषाण काल इसको शुरू करते हैं। पाषाण काल को हम बांटते हैं 3 भागों के अंदर। 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। पूरा पाषाण काल, यहाँ से शुरुआत करते हैं। पूरा पाषाण काल की टाइमिंग थी 5 लाख ईसा पूर्व से और 10,000 ईसा पूर्व के बीच। पूरा पाषाण काल का समय था। ठीक है। तो इस काल की क्या क्या विशेषताएं थी, तो हम बात करते हैं इनके बारे में। पूरा पाषाण काल का मनुष्य कैसा था? शिकारी था। ठीक। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपना पेट कैसे भरता था? शिकार करके भरता था। वो शिकार के माध्यम से ही अपना जीवन यापन किया करता था। इसलिए आपसे अगर पूछा जाए कि मनुष्य शिकारी कब था या फिर मनुष्य ने जो प्रारंभिक मनुष्य है सर्वप्रथम अपना पेट कैसे भरता था? शिकार करके। तो शिकारी था। इस काल का मनुष्य खाद्य संग्राहक था। कैसा था? खाद्य संग्राहक। एक होता संग्राहक, एक होता उत्पादक। उत्पादक तो कौन? जो उत्पन्न करता है। और संग्राहक जो उसको संग्रह करके रखता है। जो पूरा पाषाण काल है इस काल में मनुष्य जैसे जानवरों का मांस खा लिया या कुछ बच गया उसको स्टोर कर लिया, या फिर कंद मूल
किसी भी वृक्ष के फल वगैरह उसको स्टोर करके रख लिया करता था, इसलिए उसको क्या बोला गया है, संग्राहक बोला गया है। ठीक है। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन कैसा था, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन अस्थिर था। कैसा था, अस्थिर था। अस्थिर क्यों था, क्योंकि जो मनुष्य है वो इस काल में यहाँ से वहां भागता फिरता था, कभी भी एक स्थान पर टिक करके नहीं रहता था, जिस कारण से वो अस्थिर था, उसका कोई स्थायी निवास नहीं था। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि मनुष्य ने आग की खोज कब की, अग्नि का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ फायर, तो वो कब की, पूरा पाषाण काल में। ठीक है। किसकी सहायता से की, चकमक पत्थर, कौन से पत्थर की सहायता से उसने आग की खोज की है, चकमक, चकमक, चकमक पत्थर की सहायता से मनुष्य ने आग की खोज की थी भाई। नेक्स्ट, जो पूरा पाषाण काल है इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति, फलक का अर्थ क्या होता है, ब्लेड, इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लेड एज। ठीक। फलक संस्कृति क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस काल में मनुष्य ने अपने औजारों और हथियारों को धार लगाना शुरू कर दिया था, यानी कि उनको तेज तीखा करना इस प्रकार से शुरू कर दिया था, तो इसलिए उसको फलक संस्कृति बोलते हैं। वो पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण करने लगा था, उनको धार देने लगा था। ठीक है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार का निर्माण किया था या आविष्कार किया था। तो सबसे पहले उसने क्या बनाया था, कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी, स्टोन एक्स उसने सबसे पहले बनाई थी। मनुष्य के द्वारा बनाए गए अन्य औजार जो थे वो थे तक्षणी, बेधनी और खुरचनी। वही बेधनी जो है वो एक प्रकार की ड्रिल मशीन की जैसी होती थी। ठीक। और खुरचनी वो सीपी के आकार की होती थी, जिससे मतलब कोई भी चीज इस प्रकार से खुरच सके, जैसे खाल है, खाल को साफ करने के लिए वो खुरचनी का इस्तेमाल किया करते थे। तक्षणी जो है वो एक तीर या रुम्बा इस टाइप में, मतलब आगे से तिखी इस टाइप की हुआ करती थी। इस काल का जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे पूछ लेगा कि संसार की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो संसार की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी के प्रमाण में भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। कैसी, कौन सी गुफाओं से, भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इस काल के जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन से हैं, बेलन घाटी के अंतर्गत आने वाला मिर्जापुर, भीमबेटका। ठीक है। मिर्जापुर आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में। सोहन घाटी ये पाकिस्तान में पड़ती है। डिडवाना ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान के अंतर्गत आता है। तो ये इस काल के कुछ प्रमुख स्थल हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के और 8,000 ईसा पूर्व के मध्य है। जो मध्य पाषाण काल का मनुष्य है वो अब क्या बन चुका है, पशुपालक। यहाँ एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि मनुष्य ने कृषि करना कब प्रारंभ किया, तो आप क्या बताओगे, मध्य पाषाण काल के दौरान उसने कृषि करना प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश में एक स्थान है आदमगढ़ और दूसरा है बागोर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। आदमगढ़ व बागोर से सर्वाधिक प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आपसे ये पूछ लेगा कि भाई पशुपालन के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आदमगढ़ और बागोर से प्राप्त होते हैं। अब एक और क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किसको पाला था, कुत्ते को पालतू बनाया था भाई। आदरणीय मिथुन का एक डायलॉग है, तेरे नाम का कुत्ता पालू। ठीक है। तो वो जो कुत्ता है वही मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था। ठीक। और क्या विशेषता है इस काल की, जो मध्य पाषाण काल है इसमें मनुष्य ने अपने औजारों और हथियारों के अंदर हड्डी व लकड़ी के हथों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, यानी कि उसने हैंडल का यूज करना शुरू कर दिया था। ही यूज्ड टू हैंडल्स, ठीक है, इन देयर वेपन्स। जो उसके हथियार हैं, औजार हैं, उनके अंदर क्या लगाने लगा, वो हैंडल लगाने लगा वही। इस काल के जो प्रमुख स्थल में कौन से हैं, बागोर, लंगनाज, आदमगढ़। ठीक।
बागोर, लंगनाज और आदमगढ़ ये इस काल के प्रमुख स्थल हैं। तो ये कौन सा था हमारा मध्य पाषाण काल। इसके बाद हम बात करते हैं नियोलिथिक एज। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज और नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज। तो जो नव पाषाण काल है इसकी टाइमिंग रहेगी 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। जो नव पाषाण काल है इसमें मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनुष्य ने खेती करना कब शुरू किया, तो क्या बताएंगे नव पाषाण काल के अंदर। नव पाषाण काल को मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। देखिए नव पाषाण काल में मनुष्य स्थायी रूप से निवास करने लगा था, यानी कि एक स्थान पर वो टिक करके रहने लगा था। अब इस वजह से क्या हुआ कि एक संस्कृति कल्चर वगैरह इन सब का विकास होना शुरू हो गया था। ठीक है, और जो आज जिस स्थान पर हम पहुंचे हैं उसकी शुरुआत नव पाषाण काल से ही हुई है। और इस काल में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था पहिया। मनुष्य ने जो पहिए की खोज की है वो नव पाषाण काल में की थी। इसी वजह से ये क्रांतिकारी परिवर्तन आया और इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है मनुष्य के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कहा जाता है। ठीक है, इस काल का मनुष्य खाद्य संग्राहक से उत्पादक बन गया था। कैसे? अब पहले तो वो स्टोर करके रखता था वस्तुओं को, अब उसने क्या कर लिया हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया, वो कृषि करने लग गया वो। ठीक है, अब वो क्या बन चुका है उत्पादक बन चुका है। अच्छा, और क्या क्या विशेष बातें हैं? अभी मैंने आपको बताया स्थायी निवास की प्रवृत्ति, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल के अंतर्गत आई थी। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि गेहूं व जौ की खेती के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। गेहूं व जौ की खेती के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य पाकिस्तान के अंदर एक स्थान है मेहरगढ़, वहां से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी पूछ लेता है कि भेड़ व बकरी पालन के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसका उत्तर भी क्या आएगा मेहरगढ़, मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में एक स्थान है कोलडिहवा, कोलडिहवा से चावल उत्पादन के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस काल के जो प्रमुख स्थल हमें कौन से हैं, मेहरगढ़, कश्मीर, चिरांद, कोलडिहवा। ठीक है, ये प्रमुख स्थल हैं। पहिए का आविष्कार मनुष्य ने कब किया, नवपाषाण काल में। कब किया है, नवपाषाण काल। मनुष्य ने सबसे पहले कौन से अनाज का उत्पादन किया था, तो क्या बताएंगे मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं का उत्पादन शुरू किया था। भाई सबसे पहले उसने कौन सा अनाज उगाया था, गेहूं का उगाना उसने सबसे पहले शुरू किया था। तो ये था हमारा टॉपिक पाषाण काल का। तो आज इसके साथ हम एक टॉपिक और ले लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। दो टॉपिक एक साथ हो जाएंगे एक ही लेक्चर के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए जिस प्रकार से आज हमारी एक वेल डेवलप्ड वेल सेटल्ड सिविलाइजेशन है, वैसे ही प्राचीन काल में कोई सभ्यता रही और किन्हीं कारणों से वो सभ्यता नष्ट हो गई और उसे हम आज सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। आज हम लोगों ने खुदाई करके उसको खोज निकाला है, उस सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं और उन अवशेषों की जांच से हमें काफी कुछ आइडियाज उस टाइम के बारे में लगे हैं। हमें वो जो साक्ष्य मिले हैं उनसे हमें अनुमान हम लोगों ने अनुमान लगाए हैं उस काल के बारे में। तो उससे पता चलता है कि वे लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, उन लोगों को किन किन बातों का ज्ञान हो चुका था, ये सब बातें हमें पता चल चुकी हैं। तो हम बात करते हैं अब सिंधु घाटी की सभ्यता की। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसकी टाइमिंग रही 2350 ईसा पूर्व से लेकर के और 1750 ईसा पूर्व के मध्य। इसकी अलग अलग टाइमिंग्स आती हैं, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच भी है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो कौन सी है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब प्रश्न सबसे पहले हमारे दिमाग में यही उठता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता वो सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्यों कहा गया, इसको कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया। देखिए इस सभ्यता से संबंधित अधिकतर स्थल या फिर आप कहें कि अधिकतर महत्वपूर्ण स्थल
सिंधु नदी वो उसकी घाटी के आसपास प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके बारे में, इसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ उस वीडियो के माध्यम से। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और यही सबसे अधिक मान्य नाम भी है। तो आपसे पूछ लेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का सर्वाधिक मान्य नाम कौन सा है, तो क्या बताएंगे हम, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों, क्योंकि जो हड़प्पा नगर है उसकी सर्वप्रथम खोज हड़प्पा नगर की ही की गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। सिंधु घाटी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने प्रदान की थी। आपसे पूछ लिया कि भाई सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने प्रदान की, चार्ल्स मेसन ने। अब देखो यहाँ दो बातें हैं, एक होती है खोज करना, खोज किसने की, और एक होता है जानकारी प्रदान करना। ठीक, तो इन दोनों में दिन रात का अंतर है। अब इसने तो ये बता दिया चार्ल्स मेसन ने, तो भाई ऐसी ऐसी कोई सभ्यता रही होगी, पुराने टाइम में रही होगी, उसने खोज नहीं की है, उसने तो सिर्फ क्या दी है, जानकारी प्रदान की है। ओके, इसके बाद सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की। तो अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की, तब आप किसका नाम लोगे, राय बहादुर दयाराम साहनी। जो ये राय बहादुर दयाराम साहनी है, इस व्यक्ति ने सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की और सर्वप्रथम इसने कौन सा स्थल खोजा था, हड़प्पा नामक स्थल इसने खोजा था। ठीक, तो सर जॉन मार्शल के बारे में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो किसी और वीडियो के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वो ट्रेन में जा रहे थे, उनको ये सब अवशेष प्राप्त हुए थे वगैरह। तो टॉपिक सेट के बात नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। तो सिंधु सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय क्रांति भी माना जाता है। सिंधु सभ्यता को भारत में जो पहली नगरीय क्रांति है वो क्यों कहते हैं, क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के अंतर्गत जितने भी स्थल हमें प्राप्त हुए हैं वो सारे के सारे नगर हैं, उनमें से एक स्थल भी ऐसा हमें प्राप्त नहीं हुआ जिसको हम क्या बोल सके, गांव बोल सके, सारे नगरीय नगर हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसको कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, ब्रोंज एज। कांस्यकालीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल के दौरान मनुष्य ने लोहे या किसी अन्य धातु के बारे में ज्यादा जानकारी मनुष्य को प्राप्त नहीं थी, कांस्य से बनी हुई अधिकतर मूर्तियां या फिर वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कांस्यकालीन सभ्यता। कांस्य या फिर कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबा और टिन इन दोनों को मिला करके बनता है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार के बारे में। देखिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका विस्तार भारत व पाकिस्तान दोनों ही देशों के अंदर था, और भारत और पाकिस्तान में अब तक इससे संबंधित लगभग 1400 नगरों की खोज हो चुकी है। ठीक है, अब आकार के बारे में पूछ लेता, सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा था। सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। किस प्रकार से था भाई, इस प्रकार से था, त्रिभुजाकार। ठीक, एक त्रिभुज के आकार में ऐसे करके, ऐसे आप बता सकते हो, इस प्रकार से आकार था। ठीक है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी सीमा का निर्धारण सर्वप्रथम आर.एस. राव ने किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्रफल पूछ लेता है, इस सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इतने विशाल का क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसके पूर्व में आलमगीरपुर, भाई पूर्व में कौन सा है, आलमगीरपुर नामक स्थल है जो कि मेरठ के अंदर है, यूपी में है, यहाँ तक यह सभ्यता फैली है। पश्चिम में सुख्ता गेंडोर, पश्चिम में कहाँ तक फैली है, सुख्ता गेंडोर तक फैली है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। उत्तर में कश्मीर, कश्मीर के अंदर मांडा, उत्तर में कहाँ तक फैली है, कश्मीर में मांडा तक फैली है। और दक्षिण में दायमाबाद, महाराष्ट्र के अंदर स्थित दायमाबाद, दक्षिण में यह सभ्यता दायमाबाद तक फैली हुई है।
तो अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थलों की। तो सबसे पहला नाम आता है हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। यह जो स्थल है सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। सबसे पहला मोहनजोदड़ो और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो हड़प्पा है भाई। यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं खुदाई के दौरान, ये पूछ लेता है कि वो R37 का कब्रगाह कहाँ से प्राप्त हुआ था, मिट्टी का मूसा कहाँ से प्राप्त हुआ, वगैरह वगैरह, ऐसी ऐसी बातें कई बार पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ से एक तो 2 कमरों का बैरक क्या मिला है, 2 कमरों का बैरक प्राप्त हुआ है। R37 का कब्रगाह। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो कृपया कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा आप लोगों को। R37 का कब्रगाह मिला है। श्रमिक आवास यहाँ से प्राप्त हुआ। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, ठीक है, सिंबल ऑफ स्वास्तिक। मिट्टी का मूसा, 6-6 की लाइन में कुल 12 अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये सब कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला है, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्थल हमारा आता है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक, माउंट ऑफ डेड। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी इसकी खोज, राखलदास बनर्जी। कब की, 1922 ईस्वी में। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर तथा गहराई 2.4 मीटर है। इसके निर्माण में टी प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है, ठीक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपसे पूछ लेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में खुदाई के दौरान विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा जो ईंटों से बना हुआ कोई भी स्थल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, और वो क्या है, स्नानागार है भाई। इससे बड़ा कोई भी मतलब आर्किटेक्चर का नमूना सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ, सबसे बड़ा स्थल यही है, ठीक है। और क्या मिला, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है भाई, ठीक। और अगर इमारत के बारे में पूछे तो यह सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई के दौरान सबसे बड़ी इमारत कौन सी प्राप्त हुई है आज तक, इमारत पूछे तो क्या है, विशाल अन्नागार। और ये भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और क्या मिला, यहाँ से त्रिमुखी पुरुष वाली एक मोहर प्राप्त हुई, मोहर मतलब स्टाम्प, जिसे भगवान शिव का प्रतिरूप समझा जाता है। तो ये भगवान शिव वाली मोहर कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली है। सीप का पैमाना मिला भाई, यहाँ से सीप समुद्र में मिलती है, एक मेजरमेंट करने के लिए उसका वो यूज करते थे। सूती व ऊनी वस्त्र के साक्ष्य हैं। तो सबसे पहले सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र यानी कपास की खेती के सबूत हमें कहाँ से मिले, सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले। चूने पत्थर से बनी हुई पुरोहित की खंडित मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांसे की मूर्ति हमें प्राप्त हुई। कुबड़ वाले बैल की मिट्टी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। नर कंकाल प्राप्त हुए। 3 बंदरों वाला मनका यहाँ से प्राप्त हुआ। ये सब चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। देखो ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से शवों को जलाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो लोग शवों को क्या करते थे, जलाते थे। उसके बाद अगला स्थल आता है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां। यह स्थल राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। गंगानगर जिला, कौन सी नदी, घग्गर नदी, ठीक। क्या क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से कच्ची ईंटों से बने घर, प्राक स्तर से जुते हुए खेतों के साक्ष्य, यानी कि प्राचीन काल में खेतों को जोतने का जो तरीका होता था उस तरीके से जुते हुए खेतों के सबूत। युगल समाधान मतलब जोड़े में जो शव है उसको दफनाने का प्रमाण यहाँ से मिला है। मकानों में जो दरवाजे मिले वो कैसे थे, एक पल्ले वाले।
आपसे पूछे भी एक पल्ले वाला दरवाजा कहाँ से मिला तो क्या बताएंगे? कालीबंगा से। अग्नि की 2 वेदी, जौ की खेती के संकेत आदि ये सब हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ जल निकास प्रणाली की व्यवस्था का अभाव मिलता। देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कह लीजिए या फिर उसकी खास बात जो कह लीजिए वो थी ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, जो जल निकास प्रणाली है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी और इसका अभाव एक ही स्थान से प्राप्त होता है और वो क्या है? कालीबंगा। इसके बाद अगली जो साइट है, अगला स्थल है वो हमारा कौन सा है? लोथल। देखिए जो लोथल है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ लेगा कि भाई लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? तो क्या बताएंगे? लोथल को बताएंगे। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, चावल के अवशेष, युगल समाधान का साक्ष्य, देखो युगल समाधान के साक्ष्य यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। बंदरगाह होने के प्रमाण, 5 अग्निकुंड, एक मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन, जिस पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी वाला चित्र है। ये सब चीजें हमें कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल से प्राप्त हुई। लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे प्रमुख बंदरगाह थी। ये पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? तो क्या बताएंगे? लोथल था। यहाँ से टूटी हुई नाव के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछ ले कि भाई टूटी हुई नाव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए तो क्या बताएंगे? लोथल से प्राप्त हुए हैं भाई, टूटी हुई नाव के साक्ष्य। इसके बाद अगली साइट आती है चन्हुदड़ो। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, काजल, कंघा, श्रृंगारदानी, वक्राकार ईंटें, कांसे की बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी तथा स्याही के लिए एक छोटा सा बर्तन प्राप्त हुआ है। यह जो स्थल है बिना दुर्ग का एकमात्र स्थल है। देखिए सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल हमें प्राप्त हुए उनके 2 भाग हैं, एक उच्च दुर्ग और दूसरा निम्न नगर। तो हर जगह से दुर्ग मिला है लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां से दुर्ग नहीं मिला और वो कौन सा है? चन्हुदड़ो है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रंगपुर। जो रंगपुर है यह गुजरात में मादर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? मादर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से धान की भूसी तथा कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। एक तो यहाँ से क्या मिली भाई? धान की भूसी मिली, ठीक है, और क्या मिला? यहाँ पे कच्ची ईंटों का किला या दुर्ग मिला है। हर जगह पक्की ईंटों से बने हुए मिले लेकिन रंगपुर एक ऐसा स्थान है जहां से हमें कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला। और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं। जो सिंधु सभ्यता के बर्तन है वो मुख्यतः लाल व गुलाबी रंग के हैं। आपसे पेपर में पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता के बर्तन किस रंग के थे? तो लाल व गुलाबी रंग के। कपास का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले सिंधु सभ्यता के लोग थे। कपास का जो सबसे पहले प्रयोग किन लोगों ने किया है? सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया है। उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन क्या था? गेहूं और जौ था। सिंधु सभ्यता का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। वस्तु विनिमय क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। वो लोग क्या करते थे? एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु ले लेते थे। जैसे गेहूं दे करके सब्जी ले ली, ठीक है, या फिर किसी के पास लोहा बनाने की कला है तो वो लोहे के औजार बना करके दे दे, उसके बदले अनाज ले ले। तो इस प्रकार से ये लोग किया करते थे। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल जो है वो क्या है? धोलावीरा है जो कि गुजरात में स्थित है और यहाँ से कुशल जल प्रबंधन का प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है, ये स्थल कहाँ पर स्थित है भाई? गुजरात में स्थित है, धोलावीरा इसका नाम है। स्वतंत्र भारत में खोजा गया पहला सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कौन सा है? रोपड़, जो कि कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ ऐसी कब्रें प्राप्त हुई हैं, ऐसी क्या मिली हैं? कब्रें प्राप्त हुई हैं जिनके साथ कुत्तों को भी
दफनाया गया है। भाई कब्र में मनुष्य के साथ क्या दफना रखे हैं, यहाँ पे कुत्ते दफना रखे हैं भाई। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा, गाय, घोड़ा और मंदिर की जानकारी नहीं थी। इन सब के बारे में वे लोग नहीं जानते थे। और बत्तख जो है वो इनका पवित्र पक्षी था। कौन से पक्षी को ये पवित्र मानते थे? बत्तख को मानते थे। घोड़ा, गाय, लोहा और मंदिर, इन चीजों की जानकारी उनको नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी सभ्यता की? वो थी इसकी नगर योजना, टाउन प्लानिंग। जो टाउन प्लानिंग है वो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। उसके बाद हम बात करते हैं बनावली। हरियाणा के अंदर पड़ता बनावली। बनावली से हमें पक्की मिट्टी से बने हुए हल का प्रतिरूप, प्रतिरूप क्या होता है? मॉडल, मॉडल ऑफ प्लो। पक्की मिट्टी से बने हुए हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। सूरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये भी महत्वपूर्ण बात है। देखो जैसा हमने बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो है उसके लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, फिर भी एक स्थान ऐसा प्राप्त हुआ जहां से हमें घोड़े की क्या प्राप्त हुई है? हड्डियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता का समाज। सिंधु घाटी की जो सभ्यता का समाज है मातृ सत्तात्मक था। कैसा समाज था इनका? मातृ सत्तात्मक, मदर रूल्ड कम्युनिटी। ये लोग पासे खेलकर, नृत्य करके और पशुओं को लड़वाकर अपना मनोरंजन किया करते थे। ठीक है। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय कृषि, पशुपालन और व्यापार तीनों थे, लेकिन इन तीनों में कृषि सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है। अगर ये पूछे प्रमुख व्यवसाय क्या है तो क्या बताएंगे? कृषि बताएंगे। वैसे कृषि, पशुपालन और व्यापार ये तीनों ही करते थे। कृषि का स्थान महत्वपूर्ण था। ठीक। इन लोगों को हल की जानकारी नहीं थी भाई। जो खेत को जोतने वाला हल होता है उस चीज की जानकारी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं थी। ठीक। कालीबंगा से दो फसलों के एक साथ बोने के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वे लोग दो फसलों को एक साथ बोया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कुल 9 प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे, या फिर हम कहें कि 9 प्रकार की फसलों के उत्पादन के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का प्रमुख उद्योग कौन सा था? वस्त्र उद्योग था भाई। मोहनजोदड़ो वस्त्र उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है। जो बाजरे की खेती के प्रमुख प्रमाण रंगपुर से, बाजरे की खेती कहाँ से प्राप्त हुई? रंगपुर से। तथा बनावली से उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं धर्म की भाई। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म कैसा था? सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख धर्म, या फिर अगर देवी देवताओं के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरुष देवता पशुपतिनाथ शिव थे। सर्वाधिक लोकप्रिय उपासना वो किसकी करते थे? मातृ देवी करते थे, मदर गॉडेस। देवियों में मातृ देवी और पुरुष देवताओं में पशुपतिनाथ है शिव। इसके अतिरिक्त पशुओं में वे कुबड़ वाले बैल और वृक्षों में पीपल वृक्ष की पूजा किया करते थे। पक्षियों में फाख्ता पक्षी उनका एक पवित्र पक्षी था, या फिर आप कहें कि उसकी पूजा करते थे। बत्तख पवित्र पक्षी था और फाख्ता पक्षी की वो पूजा करते थे। जल की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। ठीक है। इन सब की पूजा का प्रचलन उस समय था। सिंधु सभ्यता में शव विसर्जन की 3 प्रमुख विधियां प्रचलित थी भाई। 3 प्रकार से शव का वो अंतिम क्रियाक्रम करते थे। कौन सी? पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाहकरण। ठीक। पूर्ण समाधिकरण में तो उसको पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में शव को कुछ समय के लिए खुले में छोड़ दिया जाता था। जंगली जानवर उसको खा लेते थे, बचे कुचे को दफना दिया जाता था। और दाहकर्म के अंतर्गत शव को जला दिया जाता था। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों की लिपि, स्क्रिप्ट, लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की जो लिपि थी वो
भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, कैसी थी? भाव चित्रात्मक। इस लिपि में 250 से 400 के लगभग चित्र हैं। कितने चित्र हैं इसमें? 250 से 400 के लगभग चित्र हैं। और इन चित्रों से कुछ न कुछ भाव निकलता था, और हम लोग आज तक उस लिपि को समझ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं कि उसमें लिखा हुआ क्या है। ठीक है भाई। सैंधो लिपि गोमुद्रिका पद्धति में है। किसमें है? गोमुद्रिका पद्धति। इसको बुस्ट्रोफेडन स्टाइल भी कहा जाता है। क्या बोल देते हैं इसको? बुस्ट्रोफेडन स्टाइल। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? वैदिक संस्कृति, वैदिक एज। वैदिक एज अगली वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कृपया करके अगर यहाँ तक किसी ने वीडियो देखी है तो उसको शेयर जरूर करें, और यहाँ तक जिसने भी देखी है कृपया करके कमेंट करके बताएं कि हाँ मैंने इसको देखा है और कैसी लगी है। और चैनल को तो सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।